आप सभी को नमस्कार। कल से 3 दिन से हम एक सेमिनार को सुन रहे हैं, कॉन्फ्रेंस को सुन रहे हैं। जब मुझे पता चला कि यहाँ एक बच्चों के साथ सेमिनार होगा तो मुझे बहुत खुशी हुई। अगर आपकी परमिशन हो तो वो जो लाइन है, सस्टेन मदर अर्थ ए रोड मैप बाय कंबाइनिंग साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, इस पे मैं 2-3 मिनट बात करके फिर आपकी बात का जवाब दूं। देखिए, आप शायद पहले दिन उधर बैठे हो, कुछ लोग नहीं बैठे। मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है जब किसी स्पिरिचुअल सत्संग में, आध्यात्मिक सत्संग में केवल बूढ़े बैठे होते हैं। जब किसी बड़ी रिसर्चेज की बात करें तो केवल बूढ़े बने बैठे रहते हैं। क्यों? ऐसा क्या हुआ कि जो बुजुर्गों के पास था उनके साथ नई पीढ़ी नहीं बैठ रही है? कुछ तो कारण होगा। और अगर यह कारण मुझे नहीं समझ आता तो इसका मतलब यह है कि हम आखिरी पीढ़ी बन चुके अपनी संस्कृति को समझने वाली। और अगर मुझे समझ आ जाता है तो फिर विकल्प क्या है? केवल एक, मुझे लगता है कि एक विकल्प के अलावा नहीं है कि मैं वापस जो मुझे समझ आया मैं अपने छोटों को दूं। एक उदाहरण याद आता है मेरी जिंदगी का। मैंने 2010 में बीटेक किया सिविल इंजीनियरिंग से, 2012 में एमटेक किया और धीरे धीरे करके ऐसे ही जब क्लास को पढ़ाता था, मैं प्रोफेसर रहा 4-5 साल। तो राजस्थान की धरती को और वर्तमान दृश्य को, यानी पिछले 200-300 साल को कनेक्ट करके देखता हूं तो बहुत भयानक सी तस्वीर आती है नजर। ये वही धरती है क्या जो महाराणा प्रताप की थी? इसके बाद क्या वही धरती है जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अब तो वो ताकत नहीं बची कि आप पैदल चल पड़ो? कुछ तो गड़बड़ है ना। कहां महाराणा प्रताप की बात करते हैं बल के रूप में, ताकत के रूप में और योद्धा के रूप में, और आज हम बात कर रहे हैं कि हमारे बच्चों के भी अंदर ताकत नहीं बची जो 2 किलोमीटर पैदल चल पड़े। तो कुछ तो समस्या है ना। यह समस्या मुझे हरियाणा में भी समझ आई जब मैं पढ़ा रहा था लगभग 5 साल। तो पता चला कि ये सारा का सारा जो सिस्टम है वो एग्रीकल्चर के टोटल बर्बादी से है, क्योंकि जो खा रहे हैं वही तो होगा। अब इस चीज को मैंने, जो यहां पे लिखा है, इस चीज को मैंने 10 साल 12 साल जिया है। अध्यात्म को और साइंस को क्या एक साथ कंबाइन करके चला जा सकता है? तो एक दिन की बात है, मैं एक कार्यक्रम में मुझे इनविटेशन मिला, 2015-16 की बात है। वो बहुत अच्छा कार्यक्रम था, लेकिन मैं गया तो लगभग 8 से 10 वक्ता थे और सभी बुजुर्ग बैठे सामने सुनने वाले। अब मैं सोच रहा हूं कि मैं क्या बताऊं इन लोगों को। तो मेरा नंबर आया 3:30 बजे, सुबह 10 बजे शुरू हुआ था सेशन। अब आप देखो लगभग 5.5-6 घंटे जो सेशन चल पड़ा हो, क्या 3:30 बजे कोई सुनने की बात सोच सकता है कि सुनेगा? तो मैंने थोड़ा सा एक पैंतरा टाइप सोच लो कि मैंने वो थोड़ा सा किया तो मेरा वो चल पड़ा। मैं उठा कि ऐसा है जी, आप सब ने बहुत कुछ सुन लिया, वैसे तो मैं धन्यवाद करने के लिए उठाऊं, फिर भी मेरे दिमाग में एक सवाल है जो मैंने अध्यात्म और इस सिस्टम से समझा है। मैं और मेरे जैसे आप सब, वहां पे भी बात थी और यहां पे भी है। मैंने 20-22 साल टेक्नोलॉजी को समझा, साइंस को समझा, बिहेवियर को समझ, जो भी पढ़ पाया मैं या पढ़ा पाया। मैं जब 22 साल की उम्र में प्रोफेसर बन गया और 26 साल की उम्र में आज हूं, मुझे एक दिन पता चला, रे टाई बाबू 3-पीस सूट पहनने वाले, तेरे को आज तक पानी पीना नहीं आया तो तू पढ़ा क्या? और मैंने उनको धन्यवाद कर दिया। लेकिन उस धन्यवाद का यह फायदा हुआ, जो ये सवाल छोड़ा था, उन सब की एक आवाज आई, कम से कम 250-300 बुजुर्ग थे, अरे बता तो दे पानी कैसे पीते हैं।
और ये जो पानी पीने वाली जो बात है, ये इस दोनों के कंबाइंड सिस्टम का रिजल्ट है, साइंस और स्पिरिचुअलिटी का। जब मैं खाना खाता हूं, मुझे भूख लगती है, मुझे एनर्जी की जरूरत होती है, उसी टाइम HCl बनता है। मैं खाना खाता हूं, वो पचता है क्योंकि बर्निंग होती है, अंदर कंबस्टन शुरू होता है, पाचन शुरू होता है। जब ये पाचन शुरू हो रहा है या चल रहा है, लगभग 1.5-2 घंटे तक ये चलता है, ऊपर से मैं गटागट 2 गिलास पानी पी लूं तो ये HCl को वो डाइल्यूट करेगा और वो पाचन रुक के क्या करेगा? सड़ेगा। जो अंदर गया ना, सड़ेगा कि नहीं सड़ेगा? सड़ेगा तो गैस बनेगी। गैस बनने से यहां जितने सारे हवा के रोग है, गैस गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जितनी है सारी होंगी। नीचे गई तो घुटनों के रोग होंगे, ऊपर गई तो अफारा होगा, और ऊपर गई तो हार्ट अटैक की समस्या आ सकती है, और ऊपर गई तो गले के रोग होंगे, और ऊपर गई तो मुंह के छाले होंगे, और ऊपर गई तो साइनस की समस्या आएगी, और ऊपर गई तो आंखों में समस्या आएगी, और ऊपर गई तो माइग्रेन हो सकता है। इतनी छोटी सी बात किसी रिसर्चर ने, मेरे किसी बुजुर्ग ने लाखों साल पहले कही थी। मैंने उस चीज को आज के दृष्टिकोण से समझा, ये तो कमाल का रिजल्ट आया। अब समस्या क्या हुई कि मेरे नौजवान हमारे बुजुर्गों के पास नहीं बैठते। क्यों? क्योंकि वो अपने पुराने ज्ञान को साइंटिफिक रूप में जवानों को नहीं बता रहे। ये जड़ है इस समस्या की। तो फिर इसका समाधान कौन करेगा? जो भाई ने पूछा है, छोटा भाई, जो क्या नाम है आपका? कुलदीप। अब जो एग्रीकल्चर की बात को मैं सवाल का जवाब भी देता हूं कि आप क्या करेंगे, और ये जो लाइन है इसका भी आपको समझ आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। यहां पे लिखा है रोड मैप बाय कंबाइनिंग साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, यानी हम करेंगे साइंस और स्पिरिचुअलिटी को साथ में लेके करेंगे समाधान, रोड मैप करेंगे। लेकिन जब मैं स्पिरिचुअलिटी के किसी एक मंत्र पे जाता हूं तो पता चलता ऋषियों ने लाखों साल पहले ये जोड़ चुके, दोनों चीजों को, साइंस और स्पिरिचुअलिटी को जोड़ चुके। जैसे कल बात हो रही थी कि इसरो से बहुत सारे रॉकेट छोड़े जाते हैं, सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, लेकिन साथ में एक चीज और निकल के आती है, वहां पे स्पेस गार्बेज भी तो बढ़ रहा है। उसका क्या समाधान? वो तो वापस भी नहीं आ सकता। जब मैं खेत में केमिकल डाल रहा हूं, वो पूरी मिट्टी के नेचुरल स्ट्रक्चर को तोड़ रहा है, उसका क्या समाधान? जब मैं वायु में प्रदूषण घोल रहा हूं, उसका क्या समाधान? जब मैं वाइब्रेशन और जो ये रेडिएशन का जो सिस्टम बन चुका है, हमने एक बार यूज तो कर लिया, लेकिन इसका क्या समाधान? इसका समाधान पहले से बताया ऋषियों ने, जिसके सवाल के जवाब में मैं आ रहा हूं वापस। उसमें बोला गया, इसको मैंने प्रैक्टिकल किया और हर जगह पे किया, तो रिजल्ट बड़े शानदार आए। ऋषि क्या कहते हैं? ओम धौ शांति अंतरिक्षम, अंतरिक्ष में शांति हो। अंतरिक्ष में कहां? जहां रॉकेट जाते हैं, जहां सैटेलाइट जाते हैं, तो वहां शांति होनी चाहिए। शांति कैसे होगी? हम हर दिन रॉकेट पे रॉकेट छोड़ते जाएंगे, वहां पे गार्बेज बढ़ता जाएगा, कचरा बढ़ता जाएगा, जिसका कोई समाधान भी नहीं है। 50 लाख जी, 50 लाख हर साल 50 लाख 50,000 सैटेलाइट, 50,000 सैटेलाइट हर साल छोड़ते हैं। अच्छा, खेती की बात कर लो। खेती में समस्या कहां से आई? खेती में एक इसी से निकलता हुआ एक है, शांति वनस्पति है। वनस्पतियों में भी शांति हो, औषधियों में भी शांति हो। वो कैसे हो? क्या मैं अपने शरीर में जहर डालूं या कोई केमिकल डालूं तो मेरे शरीर में शांति हो सकती है? तो शांति करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर एक बात आती है जो सबसे कमाल की है, यथा पिंड, यानी जैसा ये शरीर, तथा ब्रह्मांड, वैसी ये दुनिया। अब ये दोनों चीज जितना अल्टीमेटली कंबाइंड सिस्टम लेके चलते हैं, जो आपके शरीर को भी और आपकी खेती को भी क्लियर करता है। आप एक चीज समझो, आपने सारा साल काफी चीजें खाई हैं, हर बार आप सब्जियां खाते हो, बहुत सारी किस्म की खाते हो, बहुत सारी दालें खाते हो, बहुत सारे अनाज खाते हो, कई तरह के तेल खाते हैं, तो हर चीज खाते हैं।
मान के चलो सब कुछ बंद करके कोई एक दाल खाना शुरू करो, कोई भी एक दाल पकड़ लो, चने की दाल ले लो या मूंग की दाल ले लो और सारा साल खाते रहो, जो भी आपकी फेवरेट है, जो आपकी फेवरेट है, तो क्या होगा? दो चीजें होंगी, एक न्यूट्रिएंट्स, कुछ न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होगी और कुछ न्यूट्रिएंट्स एक्सेस में चले जाएंगे। यही पूरे सिस्टम की समस्या का मूल भी है और पूरे सिस्टम की समस्या का समाधान भी है। जब इंबैलेंस होगा तो समस्या होगी और जब इंबैलेंस खत्म होगा यानी बैलेंस होगा तो समाधान होगा। सेम चीज जैसे मैं पूरा साल दाल खाता रहूं और बाकी चीजें छोड़ दूं, मेरे शरीर में दो तरीके के रोग आएंगे, कुछ डेफिशिएंसी से और कुछ एक्सेस कंटेंट से। सेम चीज खेती में हुई। खेती में हमने क्या किया? खेती में हमने किया कि भाई वैसे तो न्यूट्रिएंट्स, जैसे शरीर को 85 चीजों की जरूरत है, वैसे 17 से 18 न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है खेती को, मिट्टी को, ताकि वो सारे के सारे पोषण आए। कुछ माइक्रो है, कुछ मैक्रो है। जो माइक्रो है वो थोड़े परसेंटेज में है, जो मैक्रो वो ज्यादा परसेंटेज में है। अब हमने क्या किया, जैसे डॉक्टर साहब बोल के गए, देवेंद्र से बोल के गए कि भाई जो सेंट्रलाइजेशन है सिस्टम का, वहां क्या हुआ, यूरिया और डीएपी आया। कनेक्ट है ना? अगर आपको लगे कि कनेक्ट नहीं हो पा रहे, उसी टाइम बंद करूंगा मैं, क्योंकि ये कनेक्टिविटी जरूरी है पुरानी पीढ़ी से अपने तक। और यहां मैं एग्रीकल्चर के विज्ञान को उस सूत्र से जोड़ रहा हूं जो स्पिरिचुअलिटी जिसको कह रहे हैं। जहां चाहिए 17 तत्व थे, वहां दिए हमने कितने? 3, नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस, और डीएपी में भी क्या है? डाई अमोनियम फास्फेट, उसमें फास्फोरस है, यानी 3 दिए। तो जो शरीर के साथ समस्या दाल खाने से आई थी, क्या वो समस्या खेत में आएगी कि नहीं आएगी? अब जो ये न्यूट्रिशन इंबैलेंस हुआ, इससे क्या हुआ, कुछ कंटेंट तो बहुत एक्सट्रीम गए और कुछ कंटेंट तो रोग आए। 2 टाइप के, या तो फंगल या इंसेक्ट, या तो पेस्ट या इंसेक्ट, वो एक कैटेगरी वाले हैं, और या फंगस के रोग हैं। अब सीधा सीधा मतलब कह रहा है कि जो मेरे शरीर में वही ब्रह्मांड में है, तो जैसे मैं अपने शरीर को रख सकता हूं, रखना चाहिए, वही काम मिट्टी में, पौधों में, वातावरण में भी तो देना पड़ेगा। अब इस चीज को कई जन, यहां पे भी आपको बहुत सारे जो इस तरफ काम करते हैं, साइंटिस्ट जो लोग हैं, जो इन्होंने फार्मा इंडस्ट्री में और इसमें एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में काम किया है, उनको बहुत बार कहते सुनोगे आप। क्या कहते सुनेंगे? कि भाई ऑर्गेनिक पे आ गए तो कुछ नहीं होने वाला, प्रोडक्शन गिरेगी। तो फिर यहां आ जाओ साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बीच में, हां या ना हम आपस में बात करेंगे। अगर ना हो तो बोलना, हाँ हो तो फिर उसको आगे बात करना कि जब आप सोसाइटी में जाओगे। जैसे मुझे भूख लगती है, सबको भूख लगती है, मुझे लगता है कि मुझे कुछ जूल एनर्जी की जरूरत है, कुछ ग्राम भोजन की जरूरत है, मैंने वो खा लिया। अब एक दिन मैं रोटी छोड़ के और मैं बादाम और दूध पी रहा हूं, तो क्या मेरा पेट या किसी का पेट ये बोलेगा नहीं नहीं मुझे दूध नहीं, मुझे रोटी ही चाहिए? ऐसा बोलता हो किसी का पेट? मुझे लगता है कि पेट केवल ऊर्जा मांगता है कि मुझे एनर्जी चाहिए। सेब से दो, दूध से दो, फल से दो, बादाम से दो, रोटी से दो, चावल से दो, किसी भी चीज से दो। पेट एनर्जी चाहिए शरीर को। जब आपने उसको एनर्जी दे दी, अब वो नहीं बोलेगा, और फिर वो ऋचा याद आती है, फिर स्पिरिचुअलिटी की बात। दोनों एक साथ चलते हैं फ्लक्चुएशन में, कि यथा पिंड तथा ब्रह्मांड। जैसे मेरा शरीर काम करता है, वैसे मिट्टी भी तो काम करती है। तो मिट्टी में अगर मैं यूरिया, डीएपी से या कैल्शियम से या जो भी उसमें डालते हैं, उससे न्यूट्रिशन दे रहा हूं, अगर उसके कंपैरिजन में वो चीज मैं खत्म करके उतनी ही ऊर्जा या उससे कहीं ज्यादा ऊर्जा नेचुरली दे दूं, तो मिट्टी बोलेगी क्या कि नहीं नहीं मुझे यूरिया ही चाहिए? रिस्पॉन्स कम है। क्या बात सही नहीं है? बात बोलो तो पता तो चले कि आपकी आप तक मेरी बात पहुंची भी है कि नहीं। नहीं बोलेगी ना। तो इसका मतलब क्या हुआ?
जो मेरा शरीर कहता है वो मिट्टी कहती है। और यहां विज्ञान की एक बात आती है, आपने 10वीं तक ही पढ़ लिया होगा, कार्बन नाइट्रोजन रेशियो पढ़ा होगा, कार्बन नाइट्रोजन रेशियो। तो ये कहते हैं कि हरा चारा अगर मिट्टी में मिलाओ, उसको गलाओ, उसको सड़ाओ, यानी उसके फर्मेंटेशन और उसके सड़ने के बाद जो उसमें से रिजल्ट निकलता है, उसमें से बायो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा होते हैं, वो उस सिस्टम को खा के, उसको गला के, उसको डिसॉल्व करके 10% नाइट्रोजन क्रिएट करते हैं मिट्टी में। ऐसा ही है। 100 किलो मैंने हरा चारा यानी ऑर्गेनिक मैटर, 100 किलो ऑर्गेनिक मैटर मैंने मिट्टी में मिलाया तो 10% नाइट्रोजन वो मिट्टी को देगा। अगर सूखा मिला है तो सूखे का परसेंटेज कहीं ज्यादा है, 80 किलो से 1 किलो मिलेगा। तो ये मुझे पता चला है कि मैं साल भर में, अब खेत में जाओ, साल भर में मैं 1 एकड़ में 5 कट्टे, 5 बोरे 50-50 किलो के खेत में डालता हूं, यानी 5 क्विंटल यूरिया खेत में डाला गया है। केवल 46% उसका रिजल्ट है। अगर 100% यूज हो तो लिखा रहता है उस पर पूरा का पूरा डिटेल। अगर 100% यूज हो तो 40% उसका यूज होगा, मिट्टी में काम आएगी वो नाइट्रोजन। इसका मतलब कितना, 5 कट्टे का मतलब 250 किलो, 40% में कितना, लगभग 120 किलो, 117-18 किलो के आसपास, इतना ही हुआ। अब मैं बात करता हूं इसके दूसरे पॉइंट पे। हमने हरा चारा मिलाया, जैसे मेरे शरीर को 85 चीजों की जरूरत है, वैसे मिट्टी को भी सभी चीजों की जरूरत है। अनाज, दाल, तेल, सब्जियां, रेशा, फाइबर जिसको कहते हैं, इन सभी चीजों की जरूरत है। तो हमने इसको एक्सपेरिमेंट किया हरियाणा और हरियाणा से बाहर कई जगह पे। इस समय जो सीजन है हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा की बात करूं, मेरे एक्सपेरिमेंट वहां ज्यादा है, 3 अनाजों में जवार, बाजरा, मक्का आया। उसके बाद दालों में मूंग है, अरहर है, लोबिया है, और वहां पे एक आध चीज और होती है। ऐसी सब्जियों में लौकी है, तोरई है, ये आ गए। तेल है, अभी तिल का टाइम आएगा। जूट है रेशे में, ये सब का सब बीज लिया और बो दिया, और लगभग 40 से 45 दिन में वो 6 फीट का हो जाता है। यहां फिर बात वो आती है जो आज की साइंस कह रही है, क्योंकि साइंस और स्पिरिचुअलिटी को हम जोड़ रहे हैं। साइंस कह रही है कि भाई 10% नाइट्रोजन देगा 100% हरा चारा। तो हम क्या करते हैं, हमने एक बार पूरा कैलकुलेशन किया कि 1 एकड़ में लगभग उस चारे को 6 फीट के चारा हो जाएगा, जब उसको काट के अगर वजन करें तो लगभग 20 टन चारा बनेगा वो। और उसको अगर मिट्टी में गलाएं, मिट्टी में उसको मिक्स कर दें, तो वो डिकम्पोज होके उसका 10% नाइट्रोजन देगा। तो कितना नाइट्रोजन हो गया, 20 टन हरा चारा था, 10% 2 टन हो गया। 2 टन को किलोग्राम में तोलो तो 2000 किलो। मैंने केवल एक बार में, केवल एक प्रोसेस से 2000 किलो नाइट्रोजन दी है, और बिना किसी ऐसे प्रोडक्ट के जो वातावरण को खराब करेगा, जो मिट्टी को खराब करेगा, जो किसी भी तरीके से आपको हार्मफुल होगा, ऐसा नहीं है। अच्छा, आपने 5 पैकेट से कितनी दी थी यूरिया से? 100 पर लगभग 120 किलो। और मैंने अपने प्रोसेस से कितना दिया, तो कितने गुना हुआ? लगभग 17-18 गुना। इसमें क्या लगता है कि विज्ञान और स्पिरिचुअलिटी मिक्स हुई? मेरी समझ से तो हो गई जी। हाँ हाँ, वो परफेक्ट टाइम। जैसे अभी जब यहाँ के एरिया की बात करेंगे तो उस हिसाब से चर्चा करके कि यहाँ पे क्या हो सकता है वो बात करेंगे। मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ। जैसे अभी गेहूं कट गया और अगली फसल लगने में लगभग 2 महीने हैं। मॉनसून आएगा तो उसके हिसाब से बारिश का पूरा सिस्टम बनेगा तो अगली फसल लगेगी। ये 2 महीने परफेक्ट तैयारी के हैं आपकी उस मिट्टी को ठीक करने के लिए, जो पिछले 30 साल में हमने बहुत केमिकल डाला उसमें। अब ये जो केमिकल आएगा, इससे क्या क्या चेंज आएंगे देखना। फिर मैं आपको इन दोनों के बीच में चर्चा कर रहा हूं। स्पिरिचुअलिटी में एक बात आती है, एक मंत्र आता है, गुरुजी अभी आचार्य जी बोल के गए, और इनको साइंटिस्ट बोलने तो ज्यादा अच्छा है, वैदिक साइंटिस्ट।
ईसावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माग्रध कसशिदनम। ये कहते हैं कि ये मानव, ये जो धरती है ना, ये पूरा ब्रह्मांड है, ये केवल आपके लिए नहीं, ये तेरे लिए नहीं है, ये सब जीवों के लिए है। तो सब जीवों के लिए मतलब क्या? वो जीव जो नंगी आंख से दिखते नहीं, उन जीवों के लिए भी, जो लेंस से दिखते हैं उनके लिए भी, जो बड़े जीव हैं उनके लिए भी, सबके लिए बराबर है वो। तो फिर इसमें इसका क्या लेन देन? जब मैंने हरे चारे को मिट्टी में मिलाया, जब उसमें फर्मेंटेशन, उसमें जो सड़न है वो शुरू हुई, तो ऑटोमेटिक वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए। वो प्रकृति का वो चक्र है, वो होते ही है। तो जब उसमें सूक्ष्म जीवाणु पैदा होंगे तो वो उसको खाएंगे, उसको खा के क्या काम करेंगे? अगर नाइट्रोजन वाले पैदा हुए तो राइजोबियम बैक्टीरिया पैदा होंगे। ठीक बात चल रही है क्या? अगर पोटास वाले हुए तो पोटास मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया पैदा हुए, फास्फोरस सोलबिलाइजिंग बैक्टीरिया पैदा हुए, एजोटोबैक्टर के हैं तो वो वैसे पैदा हुए। यानी जितने जितने टाइप के सूक्ष्म जीव पैदा होंगे वो अपना अपना पोषण लेंगे, उसको डिजोल्व फॉर्म में करेंगे और पौधों को सप्लाई कर देंगे। तो मैं ये उस मंत्र से मैं ये समझ पाया कि अगर मैंने अपने खेत में केमिकल डाला तो मैंने उन जीवों को मारा, और अगर वो जीव मरे तो वो मिट्टी से जो नेचुरल डिकम्पोजिशन होके और डिसोल्यूशन और जो वापस सप्लाई का काम था न्यूट्रिएंट्स का, वो खत्म हुआ। और खत्म होने से जो कड़ी बीच की टूटी, फिर हमारे लिए क्या हुआ? जितनी बीमारियां आई उसको फिर प्रमोशन मिला, इंसेक्टिसाइड का, पेस्टिसाइड का, फिर इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड, फिर इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड, यही चलता रहा। तो हमने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। जैसे ये यहां पे जोड़ा बना है उसका केवल यूज किया। उस इतनी बड़ी बात जो इतना हमें लगता है हमें पढ़ना भी नहीं चाहते, हम सुनना भी नहीं चाहते, अरे ये तो संस्कृत वाला आ गया तो ब्राह्मण आ गया होगा, ऐसा ही तो हो गया। और इसलिए हमारी समस्या ये निकल के आई, हम अपनी संस्कृति से टूट रहे हैं हर दिन, क्योंकि हमें कोई बताने वाला नहीं है कि वो जो स्पिरिचुअल कंटेंट है वो आपके साथ साइंटिफिकली कैसे कनेक्ट होगा। अब जब अगर आपको मेरी ये बातें कनेक्ट हुई हो तो अब वो रिजल्ट की बात मैं कहता हूं। आप अब साइंस पढ़ रहे हो उसको समझिए, लेकिन साथ में इस कंटेंट को भी समझिए जिसको हम स्पिरिचुअल बोलते हैं। मैं इसको स्पिरिचुअल नहीं बोलता, ये सारा ही साइंस है, टोटल साइंस। अगर इसको कुछ प्रायोगिक या मशीनीकरण की बात करो तो साइंस और टेक्नोलॉजी आ जाएगी, लेकिन केवल बुद्धि लगाकर उस नेचुरल सिस्टम को बना के रखने की बात करो तो स्पिरिचुअलिटी आ जाएगी, लेकिन है टोटल साइंस। उसकी बात का जवाब दीजिए। उसने बोला था, हाँ, मैं वही महीने में आप कैसे जमीन को ठीक करोगे? मैं वही आ गया। जो मानसून 2 महीने बचा है, 2 महीने जमीन को गेहूं की जो फसल, जो गेहूं का जो फूस बचा है उसको कैसे ठीक करोगे? हाँ, गेहूं से जब गेहूं की फसल कटती है, अगली फसल आती है तो टाइम होता है अपने पास काफी, लगभग 2 महीने। ये जो 2 महीने होते हैं ये मिट्टी के उस साइकिल को ठीक करने के लिए बहुत होते हैं, क्योंकि केवल जब मिट्टी में वो हरा चारा गलेगा, उसको काटेंगे और मिक्स करेंगे तभी काम होगा, ऐसा नहीं। जब उसकी जड़ें, सभी चीजों की जड़ें जब बढ़ रही हैं तो उसकी जड़ों में भी बैक्टीरिया पैदा हो रहे हैं, सूक्ष्म जीव पैदा हो रहे हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा हो रहे हैं। वो प्रोसेस वहीं से चालू हो चुका है। और जब ये 2 महीने में आप काम करोगे तो वो जिस दिन भी किसान मिट्टी में उस चीज को मिलाएगा तो क्या होगा? देखिए, यूरिया का काम होता है कि भाई केवल और केवल उसको यूज कर लो और वो 2-3 दिन काम करेगा, एकदम रिजल्ट दिखाएगा, वो हो जाएगा, क्योंकि वो सिंथेटिक प्रोडक्ट है, हाईली मतलब ये डिफेक्टिव प्रोडक्ट है, क्योंकि उसमें हैवी साल्ट होते हैं। लेकिन इसमें क्या है? पौधा है पूरा 6 फीट का, सबसे सॉफ्ट हिस्सा कौन सा है? सबसे ऊपर वाला, वो 15 दिन में डिकम्पोज हो जाएगा। वहां से नाइट्रोजन का जो केवल नाइट्रोजन नहीं, मैंने केवल एक कंटेंट को उदाहरण मान के आपको बताया है कि इतना आएगा।
लेकिन वो सारे के सारे कंटेंट आएंगे। अब ऊपर वाला हिस्सा गला, फिर उससे नीचे वाला अगले 1.5 महीने में, फिर अगले 1.5 महीने में, और अगले पूरे 6-7 महीने का प्रोसेस चलता है जब तक उसकी जड़ें डिकम्पोज होती हैं। और इसमें अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि हमने एक बार में कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा कर दिए। वैसे कहते हैं कि 1 ग्राम मिट्टी में 200-300 करोड़ सूक्ष्म जीव मिलते हैं, लेकिन ये आज की हालत ये है कि वो तो लगभग ना के बराबर है। पर ये पहली बार हमने जो अपना टैगलाइन जो बनाई है वो ये बनाई है, पहली बार केमिकल के बराबर पैदावार, उसको बोलते हैं पूरी पैदावार। पहली बार पूरी पैदावार, बिना जहर, बिना बाजार। अब आपके ये जो अनाज लिए हमने, बीज लिए, ये तो अपने किसानों में मिल जाएंगे। तो पूरा का पूरा सिस्टम, इकोलॉजिकल सिस्टम की जो बात करते हैं, बैलेंस्ड इकोलॉजी की बात करते हैं, वो यही तो है। और जब वहां से खाने का प्रोडक्ट आएगा, वो जब हम खाएंगे तो फिर से हम उस एनर्जी की बात नहीं करेंगे क्या, जिस एनर्जी की बात डॉक्टर साहब 15 साल पहले की कर रहे हैं, 20 साल 25 साल पहले की। लेकिन रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट ये आया है, आज राजस्थान में कुछ बचा हुआ हो तो हो सकता है, पूरे भारत में अभी इसके बाद लंच है, ठीक है, तो इंटरेक्शन तो हुआ नहीं, तो आप कह रहे थे नहीं हुआ, वन साइडेड चल रहा है ना। क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आए, क्वेश्चन फिनिश कर दिया, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो दोनों चीजें हैं, साइंस और स्पिरिचुअलिटी को एक बार आप ध्यान से, हम क्या कर सकते हैं, वही उसी पे आ गए मैं। इन दोनों चीजों को समझिए। आप जो कर सकते हैं वो सबसे मेन ये है कि उस विज्ञान को और उस आध्यात्म को दोनों को मिला के बात करिए। आप ही हो आखिरी पीढ़ी जो इस पे काम कर सकती है। आप ही हो वो पीढ़ी जो विज्ञान को समझती है और स्पिरिचुअलिटी को अगर समझ जाए तो ये समाधान निकल सकता है। तो इसमें जवानों के लिए क्या है, इसमें जवानों के लिए सीधा ऐसा तो है नहीं कि मैंने आपको पैसा दिया और आपने मुझे कुछ प्रोडक्ट दे दिया, या मैंने प्रोडक्ट दिया आपने कुछ पैसा दे दिया। ये काम होता है अवेकनिंग का, सोशल अवेकनिंग। आप इन चीजों को समझिए, समझ के इस पे चर्चा करना शुरू करिए, और जो आपका सर्कल है पूरे कॉलेज लेवल का, आपके आसपास जितना सर्कल है उसमें बात करिए। कुछ लोग बोलेंगे कि भाई कहीं बिकता नहीं है। मेरे पास बहुत लोग बोलते हैं किसान कि भाई सुनील भाई कर तो लेंगे लेकिन बिकता नहीं है। तो कुछ लोग ऐसा करिए जो मार्केट अपने अपने गांव घरों में बात करिए कि अब की बार है ना अच्छा खाएंगे तो घरों में आएगा। उधर से अपने बहुत से किसान मिलेंगे जो उगाने को तैयार होंगे क्योंकि उनका बिकने को तैयार है। तो एक सिस्टम बनेगा, और वो जो सिस्टम बनेगा उससे जो रिजल्ट आएंगे वो डॉक्टर फ्री लाइफ, यानी सिंथेटिक केमिकल फ्री लाइफ होगा। बीमारियां कम होंगी, जो डॉक्टरों के पास आने जाने का जो खर्चा वो कम होगा। तो इसमें मैं अभी तक इतना ही कह सकता हूं, एज ए स्टूडेंट आप ये कर सकते हैं, इन दोनों चीजों को पैरेलली समझिए, इसको आगे मूव करिए, और जो किसान है वो इसको एक्सपेरिमेंटल लेवल पे लेके आइए। हम आपके साथ हैं, लेकिन समझना बहुत जरूरी है दोनों चीजों को पैरेलल में।